साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करें आरटी एक्ट 2009। उसकी जो धाराएं हैं 38 धाराएं, उनको अपन कैसे आसानी से याद कर सके, इस पर अपना ये वीडियो रहेगा। देखिए चाहे आप रीट की तैयारी करें या किसी भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें, उन सब में जो आरटी एक्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिलहाल अगर रीट की बात करें तो इस बार आरटी एक्ट का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ठीक है, तो आरटी एक्ट में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि इनकी जो धाराएं हैं 38 धाराएं, उनको हम कैसे आसानी से याद करें और कौन सी धारा में कौन सा मामला है। तो इस पर अपना ये वीडियो है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप से, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप आरटी एक्ट की, मैं यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आरटी एक्ट की धाराओं को कैसे अपन याद कर सके, इस पर वीडियो है। एक अलग से आरटी एक्ट का विस्तृत वीडियो और बनाया हुआ है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो है। तो विस्तृत रूप से अगर आपको आरटी एक्ट पढ़ना तो आप उस पर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ यही बात करूंगा कि इन आरटी एक्ट की 38 धाराओं को कैसे अपन आसानी से याद कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है आरटी एक्ट, उसका पूरा नाम क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। सबसे पहले अपन को ये पता होना जरूरी है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस आरटी एक्ट के अंतर्गत कुल अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय है, धाराएं कितनी है 38, और अनुसूचियां कितनी, 1 है। अब देखिए आपको इसमें याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा इसके अंतर्गत कि जो अध्याय 1 है या अध्याय 2 है, अध्याय 3 है, टोटल जो 7 अध्याय है, तो अध्याय 1 का संबंध किससे है, अध्याय 2 का संबंध किससे, अध्याय 3 का संबंध किससे, और अध्याय 4 का संबंध किससे। ऐसे आपको सभी अध्यायों का संबंध आपको पता होना सबसे पहली जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं आरटी एक्ट के जो अध्याय है सेकंड अधिकार, उसका संबंध बालक से है। तो अगर वो बात आपको मुख्यतः याद रहेगी, अध्याय जो 3 है उसका संबंध किससे, समुचित सरकारों से है। अध्याय जो 4 है उसका संबंध किससे है, विद्यालयों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो हमको ये पहले जानना जरूरी है। अगर ये बात अगर आपको अच्छे से पता है तो फिर आरटी एक्ट की जो 38 धारा हैं वो आपको याद होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला अध्याय है, यानी जिसको अपन कह सकते हैं, इसको नाम दिया गया प्रारंभिक अध्याय। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 धाराएं आती है, धारा 1 और धारा 2। धारा जो 1 है उसके अंतर्गत सिर्फ ये बात है कि आरटी एक्ट को इसके अंतर्गत लागू किया गया है। यानी आरटी एक्ट जब लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, उस वक्त जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त राज्यों में ये आरटी एक्ट लागू हुआ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आगे बात करते हैं, जैसे धारा 2 है, तो आरटी एक्ट की जो धारा 2 है उसका संबंध शब्दावली से है, कि आरटी एक्ट से संबंधित आगे जाकर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, इसलिए पहले उसकी जो शब्दावली है वो क्लियर होना जरूरी है। जैसे जो प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य, जैसे अपन मानते हैं कि 1 से 8 तक की जो अपन देखते हैं कक्षाएं हैं, वो प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आती है। ठीक है, खास श्रेणी के विद्यालय कौन से होते हैं, खास श्रेणी के विद्यालय वो होते हैं जो जैसे नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, तो ये खास श्रेणी के विद्यालयों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, या इसके अलावा भी जैसे असुविधाग्रस्त समूह के बालक कौन से होते हैं, दुर्बल वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं, तो ऐसी तमाम जो शब्दावली है वो आरटी एक्ट की जो धारा 2 है उसके अंतर्गत दी गई है। तो पहला अध्याय कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय जो 2 है सेकंड वाला, वो है अधिकार से। अब यहाँ पे आपको एक ही बात याद रखनी कि ये अधिकार किससे संबंधित है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखो, यहाँ बालक से संबंधित है। तो बालक से संबंधित है तो सबसे पहले उस बालक का ये अधिकार है कि आरटी एक्ट की जो धारा 3 है उसके तहत वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो जो अधिकार दिया गया है उसको किस धारा के तहत, आरटी एक्ट की जो धारा 3 है उसके अंतर्गत उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब लगते ही उसके अगला जो है धारा 4, उसमें उसको यह भी अधिकार दिया गया है कि वो उम्र के अनुसार एडमिशन ले सकता है। यानी अगर किसी बालक की उम्र मान लीजिए 8 वर्ष है, तो वैसी स्थिति में उस बालक को ये अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला अध्याय पढ़ रहे हैं जो अधिकार से संबंधित है। तो सेकंड वाला जो है यहाँ पे अध्याय, उसके अंतर्गत जो धारा 4 है वो यह कहती है कि उसको उम्र के अनुसार प्रवेश लेने का भी उसको अधिकार है। यानी अगर कोई बालक 8 वर्ष का है तो वैसी स्थिति में उसको अधिकार है कि वो कक्षा 3 में डायरेक्ट बैठ सकता है, उससे उसको मना नहीं किया जा सकता। तो धारा 3 में क्या गया,
वो प्रवेश ले सकता है निःशुल्क, उसको बदले में कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। धारा जो 4 है उसके अंतर्गत क्या है कि उम्र के अनुसार वो एडमिशन ले सकता है। और आगे आता है धारा 5। धारा 5 में वो है कि वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है खास श्रेणी के विद्यालय को छोड़कर। तो वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है जहाँ पे मान लीजिए किसी विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, तो वैसी स्थिति में वो दूसरे विद्यालय में जा सकता है, चाहे वो निजी हो या किसी गवर्नमेंट में। तो वहाँ पे उसके लिए क्या है, टीसी की अनिवार्यता है। लेकिन बात वहाँ पे वो प्राइवेट स्कूल में जाता है तो वैसी स्थिति में वो ये निःशुल्क का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो सरकार की जो मान्यता प्राप्त है वो संचालित है, उन्हीं के अधीन वो वाद दायर कर सकता है। तो धारा 3, 4 और 5 अध्याय 2 कंप्लीट होगा। अब अपन चलते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 को संबंध किससे है, कर्तव्य से है। और ये किससे संबंधित है, समुचित सरकारों से संबंधित है। देखिए कैसे सभी जो धाराएं आपको याद होगी, अभी आप वीडियो देखिए आपको पता चल जाए। लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखें तभी इसकी सार्थकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ये जो अध्याय 3 है वो कर्तव्य से संबंधित है। अधिकार किससे संबंधित है, 3 से 5 तक की धाराएं उसके अंतर्गत आ गई। समुचित सरकार के कर्तव्य, अब भाई स्टूडेंट को अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अधिकार जो दिए गए उनकी सार्थकता कब है, जब उनके लिए समुचित जो सरकारें हैं वो उनके लिए आरटी एक्ट लागू होने के 3 वर्ष के भीतर विद्यालय स्थापित करें। तो देखिए क्रम से है उसको अधिकार दिया गया और वो कर्तव्य साथ में निभाए जा रहे हैं। तो धारा 6 के अंतर्गत लगते ही क्या आ गया, विद्यालय स्थापित करना समुचित सरकारों के द्वारा। अब उसके बाद धारा 7 आ जाएगी, केंद्र सरकार अपने कर्तव्य निभाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्तव्य निभाएगा। अब केंद्र सरकार का कर्तव्य क्या है कि उनको पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाना, यानी वित्त की व्यवस्था करना, उनके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाना, ठीक है, उनके लिए टीचर्स के लिए प्रशिक्षण वगैरह समय समय पर आयोजित करवाना, ये सब धारा 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्तव्य आ जाते हैं। फिर धारा 8। धारा 8 है राज्य सरकार के कर्तव्य। अब देखिए केंद्र सरकार के जब कर्तव्य हो गए उसके तुरंत बाद में आप याद रखना राज्य सरकार के कर्तव्य है। राज्य सरकार के कर्तव्य क्या है, राज्य सरकार के कर्तव्य है कि वो प्रारंभिक शिक्षा बालकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, साथ में गुणवत्तापूर्ण वो शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और उनकी प्रॉपर उनका प्रवेश हो, उनकी उपस्थिति हो, उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो। ठीक है, आवश्यक जो अपन कह सकते हैं मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण होनी चाहिए। तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो राज्य सरकार के कर्तव्य के अंतर्गत आ जाती है। कौन सी धारा के तहत, धारा 8 के तहत। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं कि राज्य सरकार के कर्तव्य शिक्षा प्रदान करना किस धारा के तहत हो, तो धारा 8 हो गया इसके अंतर्गत। अब देखिए लगते ही इसके पीछे आ रहा है धारा 9, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। अब आपको यह समझना जरूरी है कि स्थानीय प्राधिकारी कौन होता है। देखिए स्थानीय प्राधिकारी वह होता है जो स्कूल के संचालन या मॉनिटरिंग के लिए सरकार द्वारा तय एक अधिकारी होता है। ठीक है, स्कूलों की जो अच्छे से मॉनिटरिंग तब भी होगी जब उनके ऊपर कोई अधिकारी तय किया जाएगा। तो राज्य सरकार के नीचे कौन आ रहे हैं, स्थानीय प्राधिकारी। तो लगते ही उसके आ रहे हैं धारा 9। ठीक है, आगे आ जाता है स्थानीय प्राधिकारी मॉनिटरिंग करने वाले किनको कहेंगे, माता पिता को कहेंगे कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजो। ठीक है, उनका प्रवेश होना चाहिए, उनको नियमित रूप से आप विद्यालय भेजोगे। तो धारा 10 तक तो आप क्रम से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और अंतिम आ जाती है यहाँ पे धारा 11। वो क्या है कि पूर्व विद्यालय शिक्षा। पूर्व विद्यालय शिक्षा मतलब आंगनबाड़ी की व्यवस्था, या अपन कह सकते हैं बालवाड़ी या नंद घर अपन इसको कहते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो लगते क्या है, उनको विद्यालय में भेजेगी। तो सरकार का ये दायित्व है कि वो उनके लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करे। तो ये अध्याय कितने कंप्लीट हो गए, 1, 2 और 3 अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हो गए 7 में से। एक बार अपन इसको देखते हैं, रिपीट करते हैं। पहला जो अध्याय है उसमें 2 धाराएं हैं। पहली धारा क्या कहती है, आरटी एक्ट लागू हुआ, और जो दूसरी धारा है वो है शब्दावली। ठीक है, अध्याय 2 में आते हैं जिसके अंतर्गत अधिकार है। अध्याय जो 2 है वो किससे संबंधित, अधिकार से संबंधित है कि बालक के 3 अधिकार है इसके अंदर। एक तो वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है धारा 3 के तहत, धारा 4 के तहत वो भी है लगते ही कि वो उम्र के अनुसार एडमिशन ले सकता है, और धारा 5 में लगते ही क्या है, वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है, उसके लिए टीसी से उसको मना नहीं किया जा सकता। 5 तक क्रम से हो गई। अब आ जाते हैं अपन अध्याय 3 में। अध्याय 3 जो है उसके अंतर्गत 6 से लेकर 11 तक धाराएं हैं। धारा 6 सबसे पहली बात है कि सरकारें जो है विद्यालय की व्यवस्था करेगी। अब तुरंत आ जाता है धारा 7 में, केंद्र सरकार
अपने कर्तव्य निभाई, उसके बाद में राज्य सरकार अपने कर्तव्य निभाएगी धारा 8 के तहत, धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य निभाएगा और स्थानीय प्राधिकारी के नीचे धारा 10 में माता पिता अपने कर्तव्य निभाएगा। और जो धारा 11 है वो है कि सरकारें उनके लिए आंगनबाड़ी यानी पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है उनके लिए व्यवस्था करेगी। तो यहां तक धारा 11 तक उम्मीद करता हूं आपको याद हो गई होगी। अब देखिए अध्याय 4 में आ जाते हैं। अध्याय जो 4 है वो किससे संबंधित है, इसमें मुख्यतः बात करें तो देखिए विद्यालय से संबंधित उत्तरदायित्व आ जाते हैं, कुछ शिक्षकों से संबंधित उत्तरदायित्व आ जाते हैं और एसएमसी का गठन विद्यालय से संबंधित, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो मूलतः अपन इसको कह सकते हैं ये विद्यालय से संबंधित उत्तरदायित्व है। तो विद्यालय के अंतर्गत ही शिक्षक है और इसी के अंतर्गत एसएमसी है, विद्यालय प्रबंधन समिति, और शिक्षकों से संबंधित नियम है, उनके कर्तव्य, वो सब आ जाते हैं कहां से, 12 से लेकर 28 तक। 12 से लेकर 28 तक किससे संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है। तो यहां पे अपन देखते हैं धारा 12। धारा जो 12 है वो ये कहती है विद्यालयों से संबंधित है। बार बार याद करवा रहा हूं कि अध्याय जो 4 है वो किससे संबंधित है, विद्यालयों से संबंधित है। तो विद्यालय क्या करेंगे, उनके पास आने वाले हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। और 25% जैसे मान लीजिए किसी प्राइवेट स्कूल है उनमें भी 25% जो सीटें हैं उनके लिए तय की गई है, जो दुर्बल वर्ग से आते हैं या असुविधाग्रस्त या वंचित समूह के बालक है। तो धारा 12 के अंतर्गत क्या है, उनको 25% या जो सरकारी उनमें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। अब लगते ही ध्यान रखिए क्रम से ये चीजें अगर आप याद करोगे तो वो सब चीजें आपके लिए याद करना आसान हो जाएगी। धारा 12 में उसको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, लेकिन धारा में जो 13 है उसमें यह बात कही गई है कि उससे किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाए, ना ही उससे कोई प्रवेश फीस ली जाए। यानी अक्सर क्या होता है कि हम फीस या परीक्षा के नाम पर उसको कमजोर ठहरा देते हैं, या अपन कह सकते हैं आपके पास फीस नहीं है तो वैसी स्थिति में हम उसको प्रवेश से वंचित कर देते हैं। लेकिन धारा 13 में ये बात स्पष्ट की गई है कि आप न तो प्रवेश परीक्षा ले सकते हैं उनसे और न उससे किसी प्रकार की फीस ले सकते हैं। अगर कोई विद्यालय या व्यक्ति प्रवेश परीक्षा लेता है तो वैसी स्थिति में उस पर क्या है 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा, और आगे भी दोबारा अगर ऐसी शिकायत आती है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है। और न उससे किसी प्रकार की फीस ली जाएगी। अगर फीस लेता पाया जाता है या ऐसी शिकायत उनको मिलती है और शिकायत अगर सत्य पाई जाती है तो वैसी स्थिति में उस फीस का 10 गुना जुर्माना उस पर लगेगा। मैंने पहले कहा कि आरटीएफ से संबंधित अगर आप विस्तृत रूप से धाराएं देखना चाहते हो, उन सब चीजें आरटीएफ को पूरा अच्छे से करना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस आरटीएफ का विस्तृत वाला वीडियो वो जरूर आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी तैयारी जो है विशेषकर रीट राजस्थान में जो तैयारी करें उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का वैसी स्थिति में अगर आपकी अधूरी तैयारी है तो वैसी स्थिति में वो आपकी की हुई तैयारी पर पानी फेरने का कार्य करेगी। तो धारा 12 और 13 कंप्लीट हो गई। अब धारा जो 14 है वो ये कहती है कि अगर किसी बालक के पास आयु का कोई सबूत नहीं है, मान लीजिए जैसे आधार कार्ड है या उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वैसी स्थिति में भी हम उसको प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते, ये कौन कहता है, धारा 14। धारा 12 में उसको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। धारा 13 है उसमें किसी प्रकार की प्रवेश फीस या परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 14 है लगती वो ये कहती है उससे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकती। अब आ जाती है धारा जो 15 है, वो ये कहती है कि वार्षिक परीक्षा से पहले तक अगर कोई बालक आपके पास एडमिशन के लिए आता है तो वैसी स्थिति में आप उसको एडमिशन देंगे। यानी होता क्या, शुरुआती समय में अपन एक तय समय होता है कि सत्र जब प्रारंभ होता है वैसी स्थिति में हम उन बच्चों का एडमिशन लेते हैं, लेकिन सत्र के बीच में और सत्र के अंत में यानी वार्षिक परीक्षा से पहले तक अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है तो वैसी स्थिति में उसको हम प्रवेश से वंचित नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये आ जाती है बात 15 के तहत। अब यहाँ पे देखिए 15 को याद कैसे करेंगे। धारा जो 5 है वो ये कहती है कि उसका कहीं भी वो एडमिशन ले सकता है, और 5 के बाद डायरेक्ट 15 आता है कि वो कभी भी एडमिशन ले सकता है। तो 5 अगर याद है तो डायरेक्ट आपको जो धारा 15 है वो भी आपको तुरंत याद हो गई होगी कि धारा 15 वो ये कहती है कि कभी भी वो एडमिशन ले सकता है। अब बात चलती है धारा 16 पे। धारा जो 16 है वो ये कहती है कि बालक को हम
फेल नहीं कर सकते। लेकिन अभी राजस्थान की बात करें तो उसमें 2019 में संशोधन हुआ है, जिसके तहत अगर वो बोर्ड परीक्षा जो है अपन कहते हैं, अगर उसमें अच्छे नंबर नहीं आते हैं मान लीजिए, तो वैसी स्थिति में उसको फेल भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे धारा 16 हो गई। अब चलते हैं धारा 17। धारा जो 17 वो किससे संबंधित है कि बालक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। धारा 17 के तहत क्या है, उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाता है। अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है तो वो शिक्षक के लिए 17 के धारा के तहत उस पर खतरा है। ठीक है, तो धारा 17 के साथ उसके लिए वो ये क्या हो गया, खतरा हो गया। तो 17 तक उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गई कि धाराएं। अब चलते हैं आगे धारा 18 और 19। 18 अपन कह सकते हैं जैसे कि लड़की के विवाह के लिए उसको जो मान्यता है वो कब मिलती है, जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है। ठीक स्कूलों के लिए भी एक तरीके से है, आरटी एक्ट की जो धारा है 18 लगती है उनके लिए, कि आपको मान्यता तभी मिलेगी किसके तहत, आरटी एक्ट धारा जो है 18 उसके तहत उसको स्कूलों की मान्यता मिलेगी। और साथ में 19 भी है, वो यह है स्कूलों के मानदंड, यानी जो मान्यता उनको दी जाए वो किस आधार पर दी जाए। तो स्कूल की मान्यता और उसके मानक जो है वो 19 में है। तो 19 तक आपको याद होगी। 12 में उसको अपन कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे विद्यालय, या 25% जो है निःशुल्क उनको अपन कह सकते हैं शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। धारा 13 के तहत उससे किसी प्रकार की प्रवेश फीस और परीक्षा नहीं ली जाएगी। धारा 14 के तहत क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स के बिना भी हम उसको प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते, हालांकि उससे एफिडेविट लेना पड़ता है। धारा 15 वो कभी भी एडमिशन ले सकता है वार्षिक परीक्षा से पहले। धारा 16 जो है वो ये कहती है कि उसको फेल नहीं किया जा सकता है, हालांकि संशोधन कर दिया लेकिन अलग अलग जगह उसके अलग अलग पैमाने हैं। धारा जो 17 है वो है शिक्षक के लिए खतरा अगर वो शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करे। 18 और 19 है मान्यता और उसके स्कूलों के मानक से संबंधित। ठीक है, धारा अब चलते हैं 20 पे। धारा जो 20 है वो है केंद्र सरकार चाहे तो अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है। केंद्र सरकार किसी भी मानक में संशोधन करती है, जैसे मान लीजिए स्कूलों की मान्यता से संबंधित कोई बात आती है तो आरटी जो केंद्र सरकार है वो चाहे तो उनमें संशोधन कर सकती है। धारा आ जाती है 21, वो है 21 और 22 वो एसएमसी से संबंधित है। जो धारा 21 है वो है एसएमसी का गठन। एसएमसी का गठन यानी स्कूल प्रबंधन जो समिति है उसका जो गठन किया जाएगा, उसमें कितने सदस्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, कितने सदस्य होते हैं, कितनी प्रतिशत महिलाओं का होना जरूरी है, ये सब विस्तृत रूप से आपको आरटी एक्ट जो दूसरा जो वाला वीडियो है उसमें वो सब चीजें मिल जाएगी। आगे चलते हैं, धारा जो 22 है उसके अंतर्गत आ जाते हैं एसएमसी के कार्य। अब एसएमसी के कार्य क्या क्या है, तो वो मोटे तौर पे लगभग 3-4 मैंने कार्य बताए हैं, वो आपको पता होना जरूरी है। तो ये धारा 22 हो गई। ठीक है, अब चलते हैं धारा 23। धारा जो 23 है वो है शिक्षकों की योग्यता। शिक्षक एक बनने के लिए एनसीटीई जो है, देखिए क्वेश्चन छोटा सा मैंने शब्द बोला एनसीटी, लेकिन धारा 23 की जो अपन कहते हैं शिक्षक की जो योग्यता है वो कौन तय करता है, एनसीटीई। ठीक है, तो शिक्षक की योग्यता आ जाती है धारा 23 में। और जो धारा 24 है उसके अंतर्गत आ जाते हैं शिक्षक के कर्तव्य, यानी शिक्षक की जो उत्तरदायित्व क्या है। जैसे अपन कह सकते हैं शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आएगा, समय पर विद्यालय आएगा, जो पाठ्यक्रम उसको तय समय में निपटाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स की जो रिपोर्ट है वो उनको घर वालों तक पहुंचाएगा। तो ये आ जाती है धारा 24 के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूं जो धारा 24 है वहां तक आपको क्लियर याद होगा। अब चलते हैं धारा जो 25 है, वो देखिए शिक्षक से संबंधित स्टार्ट हो गई यहाँ पे धारा 23, 24। अब जो 25 है वो है छात्र और शिक्षक का अनुपात। बात वही है कि यहाँ पे देखिए ये शिक्षक से संबंधित है। 23 से लेकर आप याद रख लो 28 तक जो है वो शिक्षक से जुड़ी हुई धाराएं हैं। 23 से लेकर 28 तक शिक्षक से जुड़ी हुई धाराएं हैं। 23 के अंतर्गत शिक्षक की योग्यता है। भाई सबसे पहली बात क्या होती है, शिक्षक की योग्यता होती है। योग्यता उसके बाद है, तो अब वो शिक्षक अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखिएगा धारा 24 के तहत। धारा जो 25 है उसके अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात आ जाते हैं। अब देखिए जो छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, प्राथमिक पर छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो अलग रहता है, उच्च प्राथमिक में छात्र शिक्षक अनुपात अलग रहता है। उसके लिए आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें विस्तृत रूप से जो मानक है कितने घंटे प्राथमिक में जैसे 200 कार्य दिवस उसके होने चाहिए, उच्च प्राथमिक में 220 कार्य दिवस उसके होने चाहिए। ठीक है, और कितने शैक्षणिक घंटे उसके लिए, प्राथमिक में 800 घंटे और उच्च प्राथमिक के लिए 1000 घंटे, और कितना जो अनुपात है वो सब आप उसमें विस्तृत रूप से देख सकते हैं।
धारा 25 हो गई। धारा 26 ये कहते हैं कि जो स्वीकृत पद है किसी भी विद्यालय में, उसमें 10% से ज्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। उसमें 10% से ज्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। किसके अंतर्गत? धारा 25 और 26 छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। 25 के अंतर्गत अनुपात तय हो जाता है और 26 जो है, ठीक है, 26 उसके अंतर्गत किसी भी विद्यालय में जितने बालक है उसके अनुसार कितने शिक्षक होने चाहिए, उनमें से 10% से ज्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। तो धारा 26 तक आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए धारा 27 जो है वो है शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, यानी शिक्षक को कौन कौन से कार्यों में लगा सकते हैं? शिक्षक को अपन कह सकते हैं जैसे जनगणना कार्यों में, ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं चुनावों में और आपदा राहत जो है, ठीक है, उनमें उसको लगा सकते। इनके अलावा शिक्षक को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। धारा जो 28 है वो है किससे संबंधित? कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन में भाग नहीं लेगा। अगर वो ऐसा पाया जाता है तो वैसी स्थिति में उस पर कार्रवाई की जाती है। तो अध्याय अपना 4 कंप्लीट हो गए हैं। मैं एक बार फिर से धारा जो 12 है उससे लेकर 28 तक मैं रिपीट कर देता हूँ। पूरी धाराएं एक बार अपन रिपीट कर देते हैं। देखिए अध्याय जो 1 है, अध्याय जो 1 है उसमें 2 धाराएं हैं, 1 और 2। उसके अंतर्गत एक में उसको मान्यता आरटीआई एक्ट को और दूसरी शब्दावली। धारा जो अध्याय सेकंड है उसमें 3 अधिकार दिए हुए हैं। अधिकार जिसके अंतर्गत पहला है धारा 3 के तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, उसको धारा 4 के तहत उम्र के अनुसार वो एडमिशन ले सकता है और धारा 5 के तहत वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है, उसको टीसी से मना नहीं किया सकता। वो उसको 3 अधिकार दे दिए गए। अब चलते हैं अपन अध्याय 3 में। अध्याय जो 3 है उसके अंतर्गत आ जाते हैं कर्तव्य, ठीक है। पहला है समूची सरकार का ये कर्तव्य है धारा 6 के तहत कि वो उनको विद्यालय उपलब्ध करवाएंगे। धारा 7 के अंदर सरकार वित्त उपलब्ध करवाएगा। धारा 8 है उसके अंतर्गत राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभाएगी। धारा जो 9 है उसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी जो होता है, ठीक है, विद्यालयों का मॉनिटरिंग करने वाला, उस अधिकारी के अपने कर्तव्य आ जाते हैं। जो भाई राज्य सरकार के जो कर्तव्य है वो उसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। धारा 10 माता पिता के कर्तव्य आ जाते हैं कि वो बच्चों को प्रवेश दिलाएंगे और नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे। धारा जो 11 है वो आ जाता है पूर्व विद्यालय, यानी अपन कह सकते हैं आंगनवाड़ी है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं धारा 11 के तहत। अब देखिए जो धारा अध्याय जो 4 है उत्तरदायित्व है, इसमें देखिए धारा 12 की बात करें तो जो धारा 12 है उसके अंतर्गत बालकों को अपन कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। 13 के तहत उससे न तो कोई प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, नहीं उसे किसी प्रकार की फीस ली जाएगी। धारा जो 14 है उसके तहत वो अपन कह सकते हैं तय डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी उसको प्रवेश से मना नहीं कर सकते। धारा जो 15 है वो कभी भी एडमिशन ले सकता है, यानी वार्षिक परीक्षा से पहले। धारा 16 के तहत उसको फेल नहीं किया जा सकता। धारा जो 17 है उसके तहत खतरा, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से बालक को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। और धारा जो 18 है उसके और 19 मान्यता की बात करते हैं तो 18 और 19 मान्यता हो गई। धारा जो 20 है वो है संशोधन से संबंधित। केंद्र सरकार अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है, कुछ भी जोड़ सकती है, हटा सकती है। 21 और 22 एसएमसी के गठन से संबंधित है। एसएमसी का गठन 21 में, 22 में एसएमसी के कार्य। धारा जो 23 है शिक्षकों से आ जाता है, 23 से लेकर 28 तक शिक्षकों से संबंधित। तो 23 में शिक्षक की योग्यता, 24 के अंतर्गत शिक्षक के कर्तव्य, 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात, 26 के अंतर्गत जो अनुपात उनमें 10% से ज्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। धारा जो 27 है उसके अंतर्गत शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। और धारा जो 28 है, ठीक है, धारा जो 28 है उसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं एक तरीके से वो प्राइवेट ट्यूशन में भाग नहीं लेगा। तो उम्मीद करता हूँ 28 तक तो जो धाराएं हैं आपको याद हो गई होगी। अब अपन देखते हैं अध्याय 5। अध्याय जो 5 है वो पाठ्यक्रम से संबंधित है। अध्याय जो 5 है वो किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से संबंधित है कि जो स्थानीय जो प्राधिकारी होता है या जो सरकार द्वारा जो तय अधिकारी है वो पाठ्यक्रम और बालकों की जो मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी वो तय करता है धारा 29 के तहत, ठीक है। लेकिन वो पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? संविधान सम्मत होना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए और जहां तक हो सके उसमें प्रारंभिक शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये धारा 29। धारा 30 है बोर्ड परीक्षा में बालक का बैठना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र उसको देना होता है बिना वो परीक्षा में बैठे, ठीक है। आगे बात चलती है अपने अध्याय 6, वो है संरक्षण से संबंधित। संरक्षण का मतलब कि बालक को जो अधिकार दिए गए हैं वो उसको पूर्ण रूप से मिले
और आरटी एक्ट जिस उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण उसको शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से जो शिक्षा लागू की गई है उसकी समुचित सुरक्षा हो, इसके लिए कुछ अपन कह सकते हैं विशेष स्थान सुरक्षा परिषद, वो उसके लिए सलाहकार परिषद है, वो सब अधिकार संरक्षण आयोग वो उनके लिए बनाए गए हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कि 31 से लेकर जो 34 है उसमें ये संरक्षण आ जाते हैं। सबसे पहला ही 31 जो धारा है उसके अंतर्गत बालक अधिकार जो संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है 2005, उसके तहत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है। ठीक है, धारा 32 के अंतर्गत क्या होता है कि किसी बालक की कोई भी कंप्लेंट आरटी एक्ट से संबंधित तो वो स्थानीय प्राधिकारी को अपनी अपील करेगा या अपनी शिकायत उनको संबंधित जो अधिकारी हो दोनों पक्षों को सुनेगा और 3 माह के भीतर उनकी समस्या का निपटारा करेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और अगर मान लीजिए उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वैसी स्थिति में वो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वो अपील कर सकता है। आगे देखिए धारा जो 33 और 34 एकदम सरल है। 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और 34 के तहत राज्य सलाहकार परिषद का गठन। अब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं और राज्य सलाहकार परिषद गठन में कितने सदस्य, वो आप उस वीडियो में और देख लेना। ठीक है, अंतिम अपना आ जाता है अध्याय 7 प्रकीर्ण। ठीक है, अब यानी अंतिम जो अपना अध्याय है उसमें बात करते हैं धारा 35 से लेकर 38 तक। जो धारा 35 उसके अंतर्गत मार्गदर्शन उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को मार्गदर्शन उपलब्ध कराती रहेगी कि किस तरीके से आरटी एक्ट जो है उसको जमीनी स्तर पर और बेहतर तरीके से उसको लागू किया जा सकता है। तो राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय के जो शिक्षक अध्यापक उनको समय समय पर मार्गदर्शन देता रहता है। ठीक है, आगे देखिए धारा जो 36 है वो है सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे धारा जो 13 के तहत मैंने कहा कि जैसे कोई प्रवेश अपन कह सकते हैं प्रवेश परीक्षा उसकी ली जा रही है, फीस का ऐसा कोई मामला आता है तो उस पर जुर्माना लगाना होता है, जो मैंने बताया था। तो उस जुर्माना लगाने से पहले धारा 36 कहता है तो उससे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, धारा जो 37 वो कहती है कि सरकार ने कुछ अच्छा सोचकर आरटी एक्ट लगाया है, ठीक, लेकिन कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार जितने भी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, राज्य सलाहकार परिषद है, ठीक है, एसएमसी के जो सदस्य उन पर किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण धारा है धारा 37। और अंतिम जो धारा है प्रत्येक राज्य आवश्यक संशोधनों के साथ उसको अपने राज्य में लागू कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आरटी एक्ट की कुल 38 धाराएं। तो आपको कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ जो सब्सक्राइब है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। तो उससे संबंधित अगर आरटी एक्ट से संबंधित आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मैं जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो शैक्षिक परिदृश्य है उसका भी अगर आप मैटर ये तो उससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। ठीक है, और अपने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।